दो टिकट्स, सिर्फ दो टिकट्स, जिसने क्रिकेट में इंग्लैंड को उसके पावर पोजीशन से उतार फेंका, जिसने आईसीसी को अपना पूरा सिस्टम बदलने के लिए मजबूर कर दिया और बीसीसीआई को क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। देखो, ये बात है 1983 की। उस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे NKP साल्वे। इन्होंने ना इंग्लैंड के ऑफिसर से 2 एक्स्ट्रा टिकट्स मांगे थे, लेकिन उनको नहीं दिए गए, मना कर दिया गया। उसी समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट NKP साल्वे ने यह डिसाइड किया कि अगले वर्ल्ड कप को अब इंडिया होस्ट करेगा। इस सिलसिले में उन्होंने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपना प्रपोजल भेजा और उसके बाद देखो, साल्वे ने पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक्स की ऐसी पारी खेली कि 1987 में जबरदस्त ढंग से इंडिया ने वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाया। यह पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप था जो इंग्लैंड से बाहर हो रहा था। एक देखो वो दिन था, एक आज का दिन है। आज क्रिकेट हमारे लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म के बराबर है। 10 साल का बच्चा हो या फिर 60 साल का बूढ़ा हो, अगर वो रास्ते से गुजर रहा है और कहीं मैच चलते हुए स्क्रीन पे दिख गया तो वो एक बात पूछेगा, स्कोर कितना हुआ है। लेकिन आज क्रिकेट की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों ही बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेज पे पहुंच गई हैं। 20,000 करोड़ की नेटवर्थ के साथ बीसीसीआई की परमिशन के बिना क्रिकेट के वर्ल्ड में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। इंग्लैंड जिसने क्रिकेट को इजाद किया, जिसने एक समय हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा, देखो वही इंग्लैंड आज बीसीसीआई की कमाई के रहमो करम पर जी रहा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन देखो आज एक सच्चाई ये भी है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भारत में अभी 2023 का ऑर्गेनाइज हो रहा है, एक एक टिकट हासिल करने के लिए जनता को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, जेब से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन हमारी जेबों से निकल के ये पैसा आखिरकार जा किसकी जेब में रहा है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्रिकेट के रेवेन्यू मॉडल को समझते हैं। जब भी हम कोई मैच देखते हैं ना, तो हमको देखने को मिलते हैं ढेर सारे स्पॉन्सर, यानी कंपनीज के नाम, और ये सभी मैचेस में देखने को मिलते हैं। स्टेडियम में खिलाड़ियों की जर्सी पर इंटरव्यू लेते हैं कमेंटेटर, वहां पे हर जगह आपको स्पॉन्सर देखने को मिलते हैं। और ये आप देखते कहां पे हैं? मैच आप कहां पे देखते हैं? टीवी पे देखते हैं या फिर OTT जैसे डिज्नी हॉटस्टार पर देखते हैं। तो ये स्पॉन्सर्स जो पैसा देते हैं ना आईसीसी को, यानी विभिन्न कंपनीज अपना नाम दिखाने के लिए जो पैसा देते हैं, यही देखो रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है। और इस रेवेन्यू में ना हर एक कंट्री के क्रिकेट बोर्ड का शेयर प्री डिसाइडेड होता है। मतलब कि बीसीसीआई, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सभी का रेवेन्यू को कुछ हिस्सा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस स्लाइड पर नजर डालिए। आईसीसी के टोटल 15,700 करोड़ के रेवेन्यू में से अकेले बीसीसीआई का शेयर 22.9% है। और बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस जिस प्रकार से बढ़ रहा है ना, अगले मॉडल में बीसीसीआई का शेयर टोटल आईसीसी के शेयर में 38.5% हो जाएगा। आज के समय में बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। और देखो, फीफा वर्ल्ड कप जो ऑर्गेनाइज हुआ ना, उसके बाद अभी जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसको बीसीसीआई ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इवेंट है। छोटे बड़े हर एडवर्टाइजर के लिए ये किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है जो अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए डिज्नी, जो कि इस बार इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिज्नी हॉटस्टार 20 से भी ज्यादा मल्टी बिलियन कंपनी से हर 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड की एड के लिए 30 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। इससे देखो वो आराम से 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करेगा। ये तो बात है OTT की। इवन स्टार स्पोर्ट्स जो टीवी पे मैच दिखाएगा, वो भी देखो इसी प्रकार के फ्लेक्सिबल ऑफर दे रहा है स्पॉन्सर्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरशिप को कैप्चर किया जा सके। इसके अलावा देखो आईसीसी को तो भरपूर पैसा इनसे भी मिलता है। आईसीसी ने मैचेस को दिखाने के अपने ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स हैं टेलीविजन में जैसे स्टार स्पोर्ट्स को दिए और OTT में डिज्नी हॉटस्टार को दिए, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने पर भारी रकम इन्होंने आईसीसी को चुकाई। अब तीसरे नंबर पे पॉइंट आता है टिकट्स का। आप देखो बुक माई शो पे जाके टिकट परचेज करते हो, अगर सीधा सीधा बुक माई शो आपको टिकट देगा तो इससे इनको कम रेवेन्यू मिलेगा। ये क्या करते हैं, आरोप लगते हैं बुक माई शो पर कि ये कंपनी धोखाधड़ी करती है। 8 बजे जैसे टिकट्स ओपन होनी थी, 8:01 के ये आता है कि टिकट्स अब क्लोज हो गई हैं, आप क्यू में हो।
क्या 1 मिनट के अंदर अंदर सारी टिकट बिक गई? नहीं, गलत। आरोप ये लगता है बुक माई शो पर कि जानबूझ के ये टिकट्स की सेल को बंद कर देती हैं और टिकट्स को बेच देती हैं ब्लैक मार्केट में। ब्लैक मार्केट में फिर दर्शकों को वही टिकट परचेज करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ये एक प्रकार से देखो दर्शकों के साथ धोखा है। एक बार तो ऐसा हुआ, पता नहीं कौन सा मैच था, बुक माई शो कहता है कि हमारी सारी टिकट्स बिक गई, टिकट्स हमारे पास है ही नहीं बेचने के लिए। जब मैच हुआ तो स्टेडियम खाली। तो दर्शकों ने सवाल पूछा, हम जब टिकट मांग रहे थे तो हमें नहीं दिया गया, बोला कि टिकट खत्म हो गया, तो पूरा स्टेडियम खाली कैसे है? इसका मतलब बुक माई शो ने ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की, ऐसा आरोप है। लेकिन नहीं बिकी होगी ब्लैक मार्केट में, बच गई। इस वजह से जो जेन्युइन दर्शक थे वो मैच देखने के लिए नहीं जा सके। इसके बाद आप क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित दूसरी डायमेंशंस देखिए। इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होने में कैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज को भी बल मिला, जैसे होटल इंडस्ट्री, एयरलाइंस, टीवी सेल्स, टूरिज्म। इंडिया में जो 2023 का वर्ल्ड कप है ना, 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, 19 नवंबर को फाइनल होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच। 10 वेन्यूज पर इसको होस्ट किया गया। देखो अहमदाबाद, जहां पे इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर 15 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान की टीम आपस में भिड़ी। होटल्स के रेट बहुत ज़्यादा थे। 5 स्टार होटल्स के जो रूम थे ना, वो देखो 5-5 लाख रुपए एक नाइट के लिए, मतलब वो अपने रूम को चढ़ा रहे थे। जिन 10 शहरों में मैच हुए ना, मैच से पहले ज़्यादातर जगहों पर सभी होटल्स बुक्ड थे, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड थी रूम्स की। इसके अलावा आप फ्लाइट टिकट्स देखिए, जहाँ जहाँ मैच हुए आसपास की एयर टिकट्स भी नॉर्मल से दुगना दाम पर बेची जा रही थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले और क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान जो टीवी की सेल है वो दुगना हो गई। और बड़ा टीवी नहीं होता सैमसंग का 75 इंच का, उसकी डिमांड तो देखो 2 गुना बढ़ गई। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है बड़े पर्दे पे मैच दिखाने के लिए। सबसे लास्ट में टूरिज्म देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। और टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ से देखो बहुत सारे लोगों को फायदा होता है, क्योंकि टूरिज्म बहुत सारे छोटे बड़े एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो इस साल पहले इंडिया में G20 समिट ऑर्गेनाइज हुआ और अब वर्ल्ड कप। तो इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री में अगले 7 सालों में देखो बहुत सारी जॉब जनरेट होंगी। कतर में जब फीफा का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ ना, तो उसके बाद वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री में 347% की ग्रोथ हुई। तो इंडिया में सिमिलर लाइंस पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो दोस्तों ये तो देखो 19 नवंबर को तय होगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। उम्मीद है कि भारत ही जीतेगी। लेकिन देखो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रॉफिट कमाया है ना इस वर्ल्ड कप से, तो वो कमाया है BCCI ने। सोर्सेज के अकॉर्डिंग BCCI ने इस खिताब को 50,000 करोड़ की भारी रकम के साथ जीता है। वर्ल्ड कप कर कुल 1329 करोड़ खर्च किए गए। इसके अलावा BCCI ने 995 करोड़ का टैक्स और 500 करोड़ स्टेडियम की रेनोवेशंस में लगाए। इवन देखो IPL राइट्स भी BCCI ने बेचे थे 48,390 करोड़ में। तो NFL के बाद दुनिया की सबसे अमीर बॉडी है BCCI। बट देखो BCCI अपने इतिहास को भूला नहीं है। जब BCCI के प्रेसिडेंट को 2 टिकट्स भी नहीं मिली थी, आज अफगानिस्तान और नेपाल जैसे इमर्जिंग क्रिकेट बोर्ड्स को BCCI बिना किसी कंडीशन के सपोर्ट कर रहे हैं। उनके क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के साथ साथ वो उनके क्रिकेट बोर्ड्स को प्रॉफिट में शेयर भी दे रहे हैं। सालों पहले BCCI ने श्रीलंका को भी ऐसे ही सपोर्ट किया था और आज वो एक टॉप क्रिकेटिंग नेशन है। क्रिकेट तो अब 2028 के ओलंपिक्स में भी शामिल है। भारत के लिए बड़ी जीत है। क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की एक बड़ी वजह विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की फॉलोइंग भी है, जो दुनिया के 30वें नंबर पर सबसे ज़्यादा फॉलोड इंसान है। तो ये हमने समझी BCCI की सक्सेस स्टोरी, या फिर यूं कहें क्रिकेट की इकोनॉमी। देखो आजकल UPSC जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है ना, थोड़ी डाइवर्स्ड ओपिनियन आपकी इन इश्यूज पे होनी चाहिए। UPSC सरप्राइज करती है, तो आप इन पॉइंट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज कर सकते हो, ऐसे में भी यूज कर सकते हो। और एक जो बड़ा डिबेट है कि हमें इस प्रकार के बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, होस्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, तो वहां भी आप इन पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 18 नवंबर 2023 है। एक इशू हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 और इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक तो देखो इंपॉर्टेंट सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से संबंधित,
फिर लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे उत्तरकाशी टनल कोलैप्स से संबंधित। कल देखो मैंने एक गलती कर दी, हम जो आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे वेलफेयर स्कीम से संबंधित, उसमें मैंने ये बोल दिया अमर्त्य सेन जी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है उनकी डेथ हो गई, जबकि देखो ये फेक न्यूज़ थी। मतलब मैंने न्यूज़ पढ़ी लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन नहीं पड़ा। वो अभी 90 साल के हैं, भगवान उनको हेल्दी रखे और बहुत लंबी उम्र उनकी हो। तो कल जो मैंने बोला उसके लिए सॉरी, गलत था ये। ही इज़ अलाइव। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे पॉइंट आउट भी किया, तो थैंक यू वेरी मच। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से संबंधित है। बिल्कुल बेसिक्स के साथ डिटेल से इस इशू को हम डिस्कस करेंगे। वैसे देखो रिजर्वेशन से संबंधित ना एक और इशू आज हमें डिस्कस करना था, हरियाणा वाला इशू। हरियाणा सरकार ने 2020 में कानून बनाया था जिसमें उन्होंने 30,000 रुपये तक की जॉब्स में 75% रिजर्वेशन लोकल्स को दिया था। मामला गया कोर्ट में, हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस कानून को अब स्ट्राइक डाउन कर दिया है। लेकिन मैंने सोचा फिर आज ज़्यादा ही डिस्कशन हो जाता रिजर्वेशन से संबंधित, इसलिए आज फोकस करते हैं इस सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के इशू पर, और मंडे को फिर हरियाणा वाला इशू हम ले लेंगे। क्या मतलब है सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का? देखो कास्ट सिस्टम हमारे देश में क्या है, सोशल हायरार्की है जो सदियों से एग्जिस्ट करती आई है। ऑक्यूपेशन यानी प्रोफेशन या फिर सोसाइटी में रोल क्या है, इस आधार पे लोगों को 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले ब्राह्मण जो पुजारी या स्कॉलर्स हैं, उसके बाद में क्षत्रिय वॉरियर कम्युनिटी, तीसरे नंबर पे वैश्य जो मर्चेंट या फार्मर्स, और सबसे लास्ट में शूद्राज जो मजदूरी करते थे और सर्विस प्रोवाइड करते थे। लेकिन देखो जो दलित है ना, वो इन चारों में से किसी वर्ग में नहीं आते थे, किसी वर्ण में नहीं आते थे, वो थे आउटकास्ट। दलित का मतलब होता है ओप्रेस्ड या फिर ब्रोकन, जिनका बहुत शोषण हुआ है। 1970s में ये टर्म ली गई थी। जो दलित यानी आउटकास्ट थे ना, उनके साथ तो घनघोर डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत ही ज़्यादा। उनको ऐसे काम दिए जाते थे जिन्हें कतई इम्प्योर माना जाता था, जैसे मैनुअल स्क्वेंजिंग, ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज करना, इसके अलावा लेदर का काम, सारे ऐसे काम जो इम्प्योर माने जाते थे वो दिए जाते थे आउटकास्ट यानी दलित्स को। उन्हें अलाउ नहीं होता था कि वो पब्लिक प्लेसेस को आसानी से एक्सेस कर सकें, जैसे स्कूल्स, टेम्पल्स। तो आप बताओ ऐसी सिचुएशन में कैसे प्रोग्रेस करती दलित कम्युनिटी या फिर आउटकास्ट? मतलब इतिहास में इनके साथ में काफ़ी अत्याचार हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इसे ही एड्रेस करने के लिए रिजर्वेशन इनको दिया गया, ताकि पास्ट में जो इनके साथ गलत हुआ उसे ठीक किया जा सके। आज के समय में हमारे देश में रिजर्वेशन का ये सीन है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को 15% रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब्स को 7.5%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10%। इसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आइए। शेड्यूल कास्ट के अंदर भी बहुत सारी सब कास्ट हैं, जैसे ये पूरी लिस्ट है, ये विकिपीडिया का पेज है, इतनी सारी सब कास्ट हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर। और देखो ये प्रोफेशन के हिसाब से नाम दिए गए हैं पहले। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मेहर सबसे बड़ी ऐसी कम्युनिटी है महाराष्ट्र में। पहले देखो ये खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे। आज तो कोई जरूरी नहीं सारे के सारे जो मेहर हैं सेम काम कर रहे हैं, लेकिन पहले जब नाम दिया गए थे उस समय की मैं बात कर रहा हूं। उसी प्रकार से वाल्मीकि है, कम्युनिटी ऑफ स्वीपर्स एंड वेस्ट कलेक्टर्स अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। दुसाद हैं, ऐसी ग्रुप जो पहले देखो बिहार और यूपी में रस्सी बनाने का काम किया करते थे। मतलब प्रोफेशन के हिसाब से ये सारे नाम दिए गए थे पहले। ये सब क्या हैं? ये सब देखो सब कास्ट हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर। अब आता है मेन पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। देखो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो इतनी सारी कास्ट है ना, कुछ कास्ट का ये कहना है कि भैया आपने ना 15% रिजर्वेशन दिया तो सही ऐसी कम्युनिटी को, लेकिन ऐसी कम्युनिटी के अंदर भी जो दूसरी सब कास्ट है ना, वो फायदा उठा गई उस रिजर्वेशन का और हमें कुछ नहीं मिला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में मान लीजिए 5 सब कास्ट हैं, ए बी सी डी ई। तो बी सी डी ई इन चारों सब कास्ट का ये कहना है
100 में से अगर 15 जॉब्स एससी कम्युनिटी को दी गई तो 15 में से 13 तो एक सबकास्ट ले गई। हमें कुछ नहीं मिला, हमें रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिला। हमारी सिचुएशन जैसे पहली थी आज भी वैसी ही है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाया। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, तो इसलिए बी सी डी ई इन कम्युनिटीज का यह कहना है कि आप ना एससी रिजर्वेशन को भी फर्दर रिक्लासिफाई कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 में से 15 जॉब्स एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है ना, तो आप इसे भी फर्दर क्लासिफाई कर दो कि 15 में से 2 मिले ए को, और इसके बाद 4 जॉब मिले बी सबकास्ट को, 4 जॉब मिले सी सबकास्ट को, और बाकी भी इसी प्रकार से 15 में से आप डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा, कुछ कास्ट सिर्फ रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा सकेंगी। अभी तक जिन एससी कम्युनिटी में सबकास्ट को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है उनको भी लाभ मिलेगा अगर आप रिजर्वेशन को एससी कम्युनिटी के अंदर फर्दर रिक्लासिफाई कर दोगे। एक बार फिर से मैं आपको कंटेस्ट की तरफ लाना चाहता हूं। तेलंगाना में ना मडिगाज जो सबकास्ट है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर, इनका यह कहना है, देखो टोटल पॉपुलेशन तेलंगाना में ना शेड्यूल कास्ट की 17% है और 17% में से आधे तो मडिगाज हैं। बट बावजूद इसके दूसरी एक सबकास्ट है ना शेड्यूल कास्ट के अंदर मालाज, वो ज्यादा फायदा उठा रही है रिजर्वेशन का, और हम गिनती में 50% एससी हैं लेकिन हमें रिजर्वेशन का उतना लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इनकी मांग है कि आप शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन को भी रिक्लासिफाई कर दो, फर्दर डिवाइड कर दो। यहां पे देखो आपने ना एक और वर्ड सुना होगा शायद, नहीं तो नहीं बता देता हूं आपको, सब ग्रुप। आपके किसी के दिमाग में आए कि सर सब कास्ट और सब ग्रुप में क्या फर्क है। देखो कुछ कास्ट मिलके आपस में ग्रुप बना लें, जैसे वो लिस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे ये ऊपर के 3 जो सबकास्ट है ना आपस में ग्रुप बना लें। अब ये जो ग्रुप है ना वो किसी भी बेस पे बन सकता है। इन तीनों सबकास्ट के द्वारा सेम लैंग्वेज बोली जाती है, मान लीजिए पास्ट में सेम काम किया करते थे, या फिर ये तीनों जो सबकास्ट हैं वो एजुकेशनली ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी बेस पे ये 3 सबकास्ट मिलके एक सब ग्रुप बना लें और ये मिलके बोलने लगे कि हमारे सब ग्रुप को आप इतना रिजर्वेशन दे दो, एससी में से 15 में से 3% तो आप हमारे सब ग्रुप को दे दो, यानी 3 सबकास्ट को दे दो। तो ये मतलब है सब ग्रुप का। सब ग्रुप मतलब एससी के अंदर जो इतनी सारी कास्ट है ना उसमें से 3, 4, 5, 6 जितनी भी गिनती में वो आपस में मिलके एक सब ग्रुप बना ले, छोटा ग्रुप बना ले, और मिलके मांग करने लगे कि 15% एससी रिजर्वेशन में से कुछ परसेंटेज आप हमारे ग्रुप को दे दीजिए, यानी आप गिनती में इतनी नंबर ऑफ कास्ट को दे दीजिए। और ये नंबर जो है वेरिएबल है, कितना भी हो सकता है। अलग अलग राज्य में ये सब ग्रुप अलग अलग एससी कास्ट का बना हो सकता है। तो कंसेप्ट आप पूरा समझ गए। अब हम समझते हैं आवश्यकता क्यों है। कंसेप्ट आप समझ गए तो पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आवश्यकता देखो इसलिए क्योंकि एससी कम्युनिटी के अंदर भी इनइक्वालिटीज हैं बहुत ज्यादा। कुछ एससी कम्युनिटी की जो कास्ट हैं वो काफी आगे निकल गई हैं, कुछ पीछे ही रह गई हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है। डिसप्रपोर्शनेट शेयर इन अपॉर्चुनिटीज, वही पॉइंट घुमा फिरा के देखो पॉइंट यही दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट के अंदर कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं। जैसे तमिलनाडु का एग्जांपल दिया जाता है। तमिलनाडु में ना अरुंधतियार कास्ट है। वैसे देखो स्टेट में टोटल जितनी एससी पॉपुलेशन है ना तमिलनाडु में, उसमें इनका शेयर अरुंधतियार का शेयर है 16%, लेकिन बावजूद एससी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन में ना इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है। मतलब जॉब्स में एससी कम्युनिटी की जॉब्स में इनका शेयर सिर्फ 5% और जनसंख्या एससी कम्युनिटी में इनकी 16%। तो इनको ना 3% कोटा दिया गया है अलग से एससी कम्युनिटी के अंदर ही, ताकि ये भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकें। नेक्स्ट है ओवरकमिंग हायरार्की प्रैक्टिस्ड विद इन एससी। एससी कम्युनिटी के अंदर भी देखो हायरार्की है, कल्चर के आधार पे, सोशल स्टेटस के आधार पे, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे। अब कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने प्रोग्रेस की है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, उनकी अच्छी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है,
लेकिन कुछ कम्युनिटीज आज भी ऐसी हैं जो डिसएडवांटेजेस फेस कर रही हैं, और रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव साबित हुई है शेड्यूल कास्ट के अंदर सभी कास्ट को इक्वली लाभ पहुंचाने में। इस वजह से शेड्यूल कास्ट के अंदर विभिन्न सब कास्ट और विभिन्न सब ग्रुप्स के बीच में भी एक कंपटीशन, एक कन्फ्लिक्ट है कि ज्यादा पॉलिटिकल पावर शेड्यूल कास्ट के अंदर कौन सी कास्ट हासिल करेगी या फिर कौन सा ग्रुप हासिल करेगा। इसी वजह से ये डिमांड अब और ज्यादा तेजी से उठने लगी है सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की। नेक्स्ट, सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए जरूरी है, क्योंकि देखो हिस्टोरिकली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको, उनके साथ जो अत्याचार हुआ था उसको एड्रेस करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, बट कुछ कास्ट को फायदा नहीं हुआ। तो जिस लॉजिक के साथ रिजर्वेशन दिया गया था वो लॉजिक तो पूरा नहीं हुआ ना। सब कैटेगराइजेशन करने से हम और ज्यादा टारगेटेड अप्रोच के साथ में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ हुए ऑपरेशन को एड्रेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद है रिक्लासिफिकेशन होने से रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ ही कास्ट जो है रिसोर्सेज को ज्यादा कैप्चर कर रही हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर। देखो वैसे पंजाब सरकार ने ये किया था, 1975 में इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा किया है। पंजाब की हम बात करते हैं एज ए केस स्टडी। पंजाब सरकार ने ना 1975 में शेड्यूल कास्ट को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में ये सारी कास्ट आई थी, एड धर्मी, वाल्मीकि, मजबी, और ग्रुप बी में ये सारी एडवांस कास्ट जैसे रामदासीज, कबीर पंथीज। पंजाब सरकार का ये कहना था जो ग्रुप ए की कास्ट है ना ज्यादा डिसएडवांटेज्ड है, और ग्रुप बी की जो शेड्यूल कास्ट है ना थोड़ी एडवांस्ड है। बाद में पंजाब सरकार ने 2020 में और भी ज्यादा ग्रुप बना दिए, यानी टोटल 4 ग्रुप बना दिए, और 4 ग्रुप में बोला कि मजबी सिक्स को 20% रिजर्वेशन मिलेगा, वाल्मीकि को 20%, रामदासी को 15% और कबीरपंथी एंड अदर्स को 15%। तो इस प्रकार का रिक्लासिफिकेशन ना कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा किया गया है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। ये पॉइंट लास्ट में आता है, स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही है वो वैलिड नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है 2004 में। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। देखो रिजर्वेशन को रिक्लासिफाई करने से एससी कम्युनिटी के अंदर इनइक्वालिटीज एड्रेस नहीं होंगी, क्योंकि रिजर्वेशन कुछ ही जॉब्स का मिलता है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं ही कितनी, तो पूरी तरह से ये इनइक्वालिटी एड्रेस नहीं होगी। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ फेडरलिज्म, जो पॉइंट मैंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में बोल दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये पावर नहीं है कि एससी कम्युनिटी को वो रिक्लासिफाई करें। ये किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा और बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड क्राइटेरिया। देखो ये सबसे बड़ा इशू तो ये है किस आधार पे आप रिक्लासिफाई करोगे, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। पैरामीटर क्या होंगे, क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखा जाएगा, एजुकेशन अटेनमेंट देखा जाएगा, या फिर रीजनल फैक्टर्स देखे जाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके आधार पे रिक्लासिफिकेशन होगा वो एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी लड़ाई की जड़ होगा। नेक्स्ट, डेटा एक्यूरेसी एंड अवेलेबिलिटी। देखो अभी ना प्रॉपर डेटा नहीं है शेड्यूल कास्ट के अंदर, हर एक कास्ट की संख्या कितनी है, डेटा बहुत जरूरी है जिसके बेस पे अच्छे डिसीजन लिए जा सकें। नेक्स्ट, पोटेंशियल फॉर इंट्रा ग्रुप डिस्प्यूट्स। ऐसी कम्युनिटी के अंदर विभिन्न कास्ट के बीच में आपस में लड़ाई हो जाएगी ऐसे तो। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब अलग अलग रिक्लासिफिकेशन होगा तो एससी कम्युनिटी जो कई बार यूनाइटेड रहती है, कलेक्टिव मांग की जाती है एससी कम्युनिटी के द्वारा कि हमें ये चाहिए, ये होना चाहिए। अगर रिक्लासिफिकेशन हो गया तो एससी कम्युनिटी डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होने के बाद में फिर उनकी बात में वजन नहीं रहेगा, यह भी एक डर है। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, अल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए सब कैटेगराइजेशन के। जैसे देखो ईडब्ल्यूएस को अलग से बनाया तो कुछ ऐसी ग्रुप्स, कुछ ऐसी सबकास्ट जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है, जा सकता है, या फिर कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढा जा सकता है। लेकिन इसका एक कंसर्न है, इससे रिजर्वेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा और ओपन सीट्स और ज्यादा कम हो जाएंगी, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। ये देखो ओबीसी में है, जैसे अगर इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता, लेकिन एससी में अभी ये प्रोविजन नहीं है। शेड्यूल कास्ट में प्रमोशन में तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आ गया 2018 में, लेकिन एज जनरल नहीं आया।
नेक्स्ट, क्राइटेरिया डेवलपमेंट। मीनवाइल एक ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव अप्रोच सरकार के द्वारा अपनाई जाए सब कैटेगराइजेशन के लिए, सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए, और इसके लिए पॉलिटिकल सहमति बनाना भी जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। नेक्स्ट, मिडिल पाथ फॉलो करें सरकार। मिडिल पाथ मतलब एक तरफ देखो ऐसी कम्युनिटी के अंदर डाइवर्सिटी है कि कोई सब कास्ट ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई कम डेवलप्ड है, और दूसरी तरफ ऐसी कैटेगरी एज ए सिंगल कम्युनिटी, दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करें कि ऐसी कम्युनिटी की जो एकजुटता है वो भी प्रभावित ना हो, और ऐसी कम्युनिटी के अंदर कुछ जो सब कास्ट पिछड़ी हुई हैं उनको भी एड्रेस किया जा सके। सबसे लास्ट में अच्छे ढंग से आप डेटा कलेक्ट करो, अच्छे ढंग से आप एनालिसिस करो, ताकि बढ़िया पॉलिसीज बनाई जा सके और इंप्लीमेंट की जा सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आप भी अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल उत्तराखंड में टनल कोलैप्स से संबंधित है। उत्तरकाशी में एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो टनल है ना, वो कोलैप्स कर गई, और अभी 40 से ज़्यादा मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं उस टनल में। 12 नवंबर को यह हादसा हुआ, और तब से लेकर अभी तक कोशिश चल रही है फंसे हुए मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाए। देखो, आप डिजास्टर मैनेजमेंट जो पेपर 3 में आता है वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, इन्वायरमेंट से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, वो भी पेपर 3 में आता है। यह हादसा देखो, यहां पर डंडल गांव से लेके सिलकियारा के बीच में जो टनल बन रही थी वहां पर यह हादसा हुआ। देखो, 4 धाम जो उत्तराखंड में है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इनको आपस में जोड़ने के लिए 4 धाम प्रोजेक्ट पे जो काम चल रहा है ना, उसी के तहत ये टनल बन रही थी। ये 4 धाम प्रोजेक्ट पे जो काम चल रहा है, इसमें 889 किलोमीटर का रोड बनाना है। देखो, रोड की चौड़ाई कितनी हो, इस बात पे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका ये कहना है रोड बननी चाहिए सिर्फ 5.5 मीटर की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तर्क दिया 10 मीटर की रोड बननी चाहिए, क्योंकि ये रोड जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पे सामान ले जाने के लिए भी जरूरी है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप एक हिस्से पे 10 मीटर की रोड बना सकते हो, यानी डबल साइडेड जो रोड है बना सकते हो। राइटर ये कहती हैं, देखो इस आर्टिकल में डेवलपमेंट जरूरी है। हिमालयन रीजन में भी, पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वो भी डेवलपमेंट का फायदा उठाना चाहते हैं, बट देखो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है ना, तो फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होगा। समझ रहे हो? अब देखो, कीमत कोई चुकाता है, फायदा किसी को होता है। ये प्रोजेक्ट है, काम चल रहा था टनल का, नुकसान किसे हुआ? वर्कर्स को। वर्कर्स फंस गए। अंधाधुंध डेवलपमेंट होती है, बार बार लैंडस्लाइड्स आते हैं, जाम लगता है, नुकसान किसको होता है? लोकल्स को। लोकल्स भी चाहते हैं डेवलपमेंट आए, लेकिन बार बार ट्रैफिक जाम होता है, कई कई दिन तक ट्रैफिक मूव ही नहीं करता, लाइफ किसकी ठप हो जाती है? लोकल्स की। जो लोग देखो यात्रा करते हैं उनको भी तो परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन वो तो एक बार झेलनी पड़ेगी। लोकल्स तो वहीं पर रहते हैं, उनको तो लगातार कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद राइटर बोलती हैं, देखो आप किसी प्रोजेक्ट को बिना स्टडी के इंप्लीमेंट करोगे तो आपको सरप्राइज देगी ही देगी नेचर। आपको ये सब देखने को मिलेगा, कॉस्ट ओवररन, जितना सोचा था उससे ज़्यादा पैसा लगेंगे, टाइमलाइन आप मिस कर जाओगे, सेफ्टी रिलेटेड इंसिडेंट्स होंगे ही होंगे। हमारे देश में ना कल्चर ही नहीं है, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अच्छे ढंग से आप हर एक डायमेंशन को एसेस करो। ऐसा कल्चर हमारे देश में ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, और कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिक्वेंसेस भी नहीं है कि जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, मतलब जिसने प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया टनल के, किसने रेगुलेट किया, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, नहीं। वैसे देखो, कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है, अगर आप सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखो, ड्यू डिलीजेंस बरतो, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सभी प्रकार की स्टडी आपने कर ली, फिर भी देखो इस प्रकार के इंसिडेंट्स हो सकते हैं। मतलब पानी बह रहा है चट्टान के अंदर से, अननोटिस्ड रहा, टनल फिल होती गई, इसकी वजह से आखिरकार टनल कोलैप्स कर गई। हिमालयन टेरेन में ना कितनी भी केयर आप बरत लो, फिर भी पहाड़ों में सिस्मिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। बट देखो, एक बात तो साफ है जो हम सबको दिख भी रहा है, 2010 के बाद से ही नेचुरल डिजास्टर्स हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। केदारनाथ की त्रासदी हुई 2013 में, बार बार
मानसून फ्लड्स आने लगी हैं, लैंडस्लाइड्स की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान चली गई हैं, ट्रैफिक डिस्ट्रप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जोशीमठ की घटना आप सब भूले नहीं होंगे। जोशीमठ में बड़ी बड़ी दरारें आ गई ज़मीन में, लोगों के घरों में। जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा रहने लायक नहीं रहा। इसके बाद कंक्लूजन में राइटर कहती हैं, देखो टनल में जो फंसे हुए वर्कर्स हैं उनको निकालने के लिए तो बहुत सारी एजेंसीज दिन रात काम में लगी हुई हैं और बहुत जल्दी उनको निकाल ही लिया जाएगा। बट देखो ये बात भी सच है, इंडिया चाइना बॉर्डर के नज़दीक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। चाइना ने ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है और हमने भी कुछ तो तरक्की की है पिछले कुछ समय में। इसी के बदौलत हम चाइना का मुकाबला कर पाए। गलवान वैली की घटना के बाद सोचा नहीं था चाइना ने कि जितनी ट्रूप्स 50,000 ट्रूप्स हम डिप्लॉय कर रहे हैं, इंडिया भी उतनी ही संख्या में इतनी जल्दी ट्रूप्स डिप्लॉय कर पाएगा। बट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हमने डेवलप किया है बॉर्डर के नज़दीक। इसी के बदौलत हमने चाइना का मुकाबला किया गलवान वैली के वायलेंस के बाद। और LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों की इक्वल फोर्सेस तैनात हैं, इक्वल हथियारों के साथ। तो हमने चाइना का मुकाबला किया अच्छे ढंग से। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था इसी की वजह से। और डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, जैसा पूरे आर्टिकल में थीम है, टोन है। बट देखो थोड़ा सोच समझ के आए, प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के साथ आए, प्रॉपर चेक्स के साथ आए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, अगर गलती हो तो इस प्रकार से डेवलपमेंट आए तो ज़्यादा बेहतर है। पॉइंट ये नहीं है कि आप हिमालयाज को छोड़ दो, आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ना प्रॉपर कल्चर डेवलप करो ड्यू डिलीजेंस का। हर एक स्टडी होनी चाहिए, हर एक असेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करो हिमालयाज में, ये जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ मेगा इवेंट्स फॉर एग्जांपल क्रिकेट ऑन वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टूरिज्म। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से संबंधित। प्री का एक सिंपल क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सौंपता है? ये कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सौंपता है? 4 ऑप्शंस हैं। आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेसिडेंट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के द्वारा एनुअल रिपोर्ट सौंपी जाती है प्रेसिडेंट को। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।